ये कहानी है हॉस्टल नंबर 17 की, जिसे शहर का सबसे पुराना और डरावना हॉस्टल माना जाता है। यहाँ रहने वाले कई स्टूडेंट्स ने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, लेकिन सबसे ज्यादा डरावना था कमरा नंबर 305। एक ऐसा कमरा जिसे कोई नहीं लेना चाहता था। इस कमरे के बारे में पूरे शहर में अजीब बातें चलती रहती। लोग इस कमरे में रहने की तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करते थे। इस कमरे में जो भी रहने गया है वो वैसा वापस नहीं लौटा। दिल्ली की मौज वाली जिंदगी से पीछे हटकर रवि और रोहित इस हॉस्टल नंबर 17 में रहने जा रहे हैं। भाई, इस हॉस्टल की इमारत तो किसी भूतिया फिल्म जैसी लगती है, इतनी पुरानी और अजीब सी। क्या तुमने हॉस्टल नंबर 17 के बारे में कुछ सुना है? कहते हैं यहाँ कुछ गड़बड़ है। अरे छोड़ यार, बकवास है सब। हॉस्टल तो हॉस्टल होता है। कुछ सीनियर्स जानबूझकर नए स्टूडेंट्स को डराने के लिए ये सब कहानियां फैलाते हैं। तुम चिंता मत करो, भूत वूत कुछ नहीं होते। और देखना, हमें यहाँ कितना मजा आने वाला है। लेकिन अगर ये सब झूठ है तो कोई उस कमरे में टिकता क्यों नहीं? रवि और रोहित इस हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं और वो दोनों हॉस्टल के वार्डन के रूम में जाते हैं। वार्डन रोहित को 310 रूम में किसी और के साथ शिफ्ट होने के लिए कहता है और रवि के लिए एक ही रूम बचता है, रूम नंबर 305। बेटा, ये कमरा थोड़ा अलग है। रात को अजीब आवाजें आ सकती हैं। घबराना मत, बस भगवान को याद करते रहना। और हाँ, अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे बता देना। सर, मुझे भूतों से डर नहीं लगता। आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। तुम्हें यकीन है बेटा? कमरा 305 ही चाहिए? सर, मुझे किसी भी कमरे से फर्क नहीं पड़ता, बस रहने की जगह मिल जाए। ठीक है, पर अगर कुछ अजीब लगे तो बताना मत भूलना। रवि कमरे में चला जाता है। बाहर जाते ही वार्डन धीरे से बुदबुदाता है। कईयों ने यही कहा था, लेकिन फिर? रात का समय, कमरा 305। घड़ी में रात के 2 बजे। रवि करवट बदलता है। अचानक कमरे में धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगती है। रवि घबरा कर उठा और उसने कहा, कौन है? आवाजें बंद हो जाती हैं। कुछ देर सन्नाटा रहता है। तभी खिड़की के पास से धीमी खरोंचने की आवाज आती है, जैसे कोई नाखून रगड़ रहा हो। ये क्या था? वो डरते हुए उठता है और खिड़की खोलकर बाहर झांकता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर खिड़की के शीशे में एक परछाई झलकती है, किसी लंबे बालों वाली आकृति की। कोई मजाक तो नहीं कर रहा? देखो, अगर कोई ये मजाक कर रहा है तो मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्लीज इसे अभी बंद कर दो। मुझे लगता है कि ये मेरे मन का वहम ना हो। कुछ देर आराम कर लेता हूँ, कल कॉलेज भी जाना है। इतना कहकर रवि सो जाता है। अगली रात रवि कॉलेज से थककर रूम में आराम करने आ जाता है और बेड पे लेट जाता है। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल जाता है और रवि चौंक कर उठकर बैठ जाता है। और रवि ने कहा, ये कैसे खुल गया? वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और उसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी उसके पैरों के पास कुछ गिरता है, पुराने खून से सना हुआ कागज। रवि ने कागज को उठाकर देखा तो उस पर लिखा था, भाग जा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अचानक शीशे में फिर वही परछाई दिखती है और रवि ने कहा, नहीं, ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता। रवि डरते हुए अपने दोस्त रोहित को कॉल करता है और कहता है, भाई, कुछ तो गड़बड़ है इस कमरे में। दरवाजा अपने आप खुल गया और मुझे खून से सना हुआ कागज भी मिला। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और रोहित ने कहा, अरे तू पागल तो नहीं हो गया है क्या? ये सब तेरा वहम होगा और कुछ नहीं। तू एक काम कर, तू आराम से सो जा और हम सुबह मिलते हैं। रवि कमरे की तलाशी लेते हुए बिस्तर के नीचे एक पुरानी फटी हुई डायरी पाता है। रवि ने डायरी को उठाकर खोला तो उसमें लिखा था कि अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो देर मत करो, यहां से भाग जाओ।
रवि झटके से डायरी बंद कर देता है और वह बहुत घबरा जाता है। तभी हवा तेज चलने लगती है और दरवाजे के पीछे से किसी की हंसी सुनाई देती है, एक लड़की की धीमी खौफनाक हंसी। अचानक कमरे में लगे आईने में एक आकृति दिखाई दी और रवि के पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। रवि डर से कांपते हुए बोला, कौन? अचानक आईने से एक हाथ बाहर आता है और रवि चीख उठता और बेहोश हो जाता है। अगले दिन रवि डर से कांपता हुआ वार्डन के पास जाता है और उसे सारी घटना के बारे में बता देता है। सर, मुझे सब सच सच बताइए, ये कमरा आखिर क्या है? दस साल पहले यहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम सिया था। वो पढ़ाई में बहुत ही तेज थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा अकेली थी। उसकी दोस्ती अर्जुन नाम के एक स्टूडेंट के साथ हो गई थी। वो उसके साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन सिया की अर्जुन से बहस हो जाती है, जिसके चलते अर्जुन ने सिया से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उससे यह सब सहन नहीं हुआ और उसने इसी कमरे में खुद को खत्म कर लिया। तब से सिया की दुखी आत्मा इस कमरे में रहती है। मतलब सच में? कुछ साये ऐसे होते हैं जो कभी मुक्त नहीं हो पाते। बेटा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। वो आत्मा अब भी यहां है। वार्डन से बात करने के बाद रवि अपने कमरे में आया ही था कि उसे उसके सामने वही सिया की आत्मा दिखाई दी। रवि कमरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। गुस्से से भरी सिया ने रवि से कहा, कहाँ जा रहे हो रवि? तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता। तभी सारा कमरा काले धुएं से पूरा भर जाता है और वह दोनों गायब हो जाते हैं। अगले दिन हॉस्टल में रवि का कोई नामो निशान नहीं मिलता। रोहित हॉस्टल लौटता है और रवि के कमरे में जाता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर रोहित वार्डन के कमरे में जा ही रहा था कि वार्डन उसे रास्ते में ही मिल गया और रोहित वार्डन से पूछता है कि सर, रवि कहाँ गया? अब वो यहां नहीं है और शायद कभी था भी नहीं। तुम भी उसे भूल जाओ। हॉस्टल नंबर 17 अब भी वही है, लेकिन कमरा 305 हमेशा खाली रहता है। क्या तुम वहां रहने की हिम्मत करोगे? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ रहस्य कभी दफन नहीं होते? ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे दुर्गानगर की है, जहां कुछ साल पहले हुए रहस्यमय हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। ये मामला आज भी पुलिस की फाइलों में अनसुलझा पड़ा है। साल 2017 की गर्मियों में दुर्गानगर के लोग रोज की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। रात का सन्नाटा था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। संदीप नाम का युवक काम से लौट रहा था। उसे रास्ता हमेशा की तरह जाना पहचाना लगा, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही वह गली के बीच पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा,
वहां कोई नहीं था, लेकिन क्या सच में कोई नहीं था? डर को नजरअंदाज करते हुए वह तेज कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी चीख गूंज उठी और सन्नाटे में समा गई। अगली सुबह लोगों ने संदीप की लाश गली के कोने में पड़ी हुई देखी। उसके शरीर पर चाकू के गहरे निशान थे और उसकी आंखें अब भी खौफ से खुली हुई थीं। संदीप की मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ऐसी बेरहमी से हत्या गांव में कभी नहीं हुई थी। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई, लेकिन किसी के पास इस हत्या का कोई सुराग नहीं था। इंस्पेक्टर राघव ने जांच की कमान संभाली। जब उन्होंने मृतक की जेब की तलाशी ली तो उन्हें वहां एक रहस्यमय प्रतीक चिन्ह मिला। यह चिन्ह किसी गुप्त क्लब का प्रतीत हो रहा था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह निशान डार्क नाइट क्लब का था, जो सालों पहले बंद हो चुका था। डार्क नाइट क्लब, जो गांव के बाहर जंगल के पास स्थित था, वो एक रहस्यमय जगह थी। कहा जाता था कि वहां अमीरजादे काले जादू और तंत्र मंत्र की अनोखी रीतियां किया करते थे। लेकिन एक घटना के बाद वह क्लब अचानक बंद हो गया और वहां जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। गांव के लोग आज भी उस जगह को अपशकुन मानते थे। जांच आगे बढ़ ही रही थी कि उसी हफ्ते एक और लाश मिली। एक और कत्ल जो बिल्कुल संदीप की तरह ही किया गया था, और उसकी आंखें अब भी खौफ से खुली हुई थी। इस बार शिकार हुआ अरुण, और मौत का तरीका बिल्कुल वैसा ही था। अरुण भी संदीप की तरह उसी क्लब से जुड़ा हुआ था। अब तक साफ हो चुका था कि ये हत्याएं कोई साधारण घटनाएं नहीं थी। यह सिलसिला किसी अज्ञात बदले की कहानी लग रही थी। इंस्पेक्टर राघव ने अपनी टीम के साथ उस वीरान क्लब की तलाश शुरू की। जंगल के अंदर उन्हें एक पुराना तहखाना मिला, जिसमें रहस्यमय प्रतीक चिन्ह उकेरे गए थे। ये प्रतीक तंत्र मंत्र से जुड़े हुए थे। जगह की हालत देखकर साफ लग रहा था कि यहां कभी कुछ खौफनाक हुआ था। जांच आगे बढ़ रही थी कि एक और हत्या ने सबको चौंका दिया। इस बार शिकार बनी एक लड़की, नेहा, जिसने कुछ दिनों पहले ही उस क्लब के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। नेहा की मौत ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि हत्याओं का संबंध काली रात क्लब से ही है। जांच के दौरान कई सुराग मिले और आखिरकार पुलिस विक्रम नाम के व्यक्ति तक पहुंची। विक्रम कभी काली रात क्लब का हिस्सा था और उस क्लब के काले रहस्यों का गवाह भी। जब विक्रम से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चौंकाने वाला सच उगला। उसने बताया कि ये हत्याएं क्लब से जुड़े उन लोगों की सजा थी जिन्होंने क्लब की पवित्रता को भंग किया था। विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने जेल में खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि काली रात का अंत अब भी नहीं हुआ। विक्रम की मौत के बाद हत्याएं तो बंद हो गईं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल से चीखें सुनाई देती हैं, मानो कोई बदला लेने की फिराक में हो। काली रात क्लब का खौफ आज भी दुर्गानगर के लोगों के दिलों में जिंदा है। क्या काली रात का खौफ वाकई खत्म हुआ, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? यह रहस्य आज भी गांव के सन्नाटे में दफन है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब बस एक कहानी थी, तो अगली बार
जब अकेले रास्ते से गुजरना तो पीछे मुड़कर देखना मत। अगर तुम्हें इस कहानी में सच्चाई की झलक दिखी तो कमेंट में जरूर बताना। क्या तुमने भी कभी किसी साय को महसूस किया है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की एक सर्द रात। शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट में चल रही थी एक हाई प्रोफाइल पार्टी। रौनक, हंसी ठिठोली और जाम के दौर के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में यहां एक ऐसा अपराध होगा जो आने वाले सालों तक लोगों के मन में जिंदा रहेगा। भीड़ के बीच एक लड़की थी, मासूम, बेफिक्र और अपने काम में मग्न। और दूसरी तरफ था एक आदमी, ताकत और अहंकार से भरा हुआ। उस रात एक नां ने इस आदमी के अहंकार को इतनी ठेस पहुंचाई कि उसने पल भर में एक मासूम की जान ले ली। एक गोली चली और उस रात की हंसी हमेशा के लिए खामोशी में बदल गई। पुलिस की जांच शुरू हुई, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। गवाहों ने बयान बदले, सबूतों को कमजोर किया गया और अपराधी कानून की गिरफ्त से दूर निकलता चला गया। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आया जब जनता की आवाज ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। ये वो कहानी थी जहां अदालत से पहले जनता ने अपना फैसला सुनाया, और जब आवाजें इतनी ऊंची हो गई कि उन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता था, तो कानून को भी सच के आगे झुकना पड़ा। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर इस केस के पीछे और भी गहरे राज छुपे थे? अब वक्त आ चुका है पर्दा उठाने का। चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, वो बयान और वो सबूत जो इस कहानी की हकीकत को सामने लाते हैं। ये है उस रात की सच्चाई, और ये है वो चेहरे जिनकी वजह से न्याय हुआ। कभी कभी इंसाफ पाने में वक्त लगता है, लेकिन जब जनता एकजुट हो जाती है तो सच को सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां अपने भी पराये लगने लगते हैं और पराये दुश्मन बन जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अमेरिका की अदालतों, मीडिया और आम जनता को हिलाकर रख दिया था।
स्वागत है आपका खूनी राज में। अब देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ मिशेल हेडली। ये कहानी है मिशेल हेडली की, एक मासूम, पढ़ी लिखी और अपने सपनों की दुनिया बसाने निकली लड़की, जिसके साथ हुआ कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। साल था 2016। कैलिफोर्निया की रहने वाली मिशेल एक होनहार और महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसने कुछ साल पहले एक बैंक अफसर इयान डियाज से प्यार किया। दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। इयान का बर्ताव दिन ब दिन बदलने लगा। वो मिशेल पर शक करता, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता। मिशेल को लगा कि यह रिश्ता अब उसके लिए जहर बन चुका है और आखिरकार उसने हिम्मत करके इयान से ब्रेकअप कर लिया। मिशेल ने अपने टूटे दिल को संभालने की कोशिश की और अपनी पढ़ाई और करियर में ध्यान लगाने लगी, लेकिन उसे क्या पता था, उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दौर अब शुरू होने वाला था। कुछ महीनों बाद इयान ने एंजेला कॉन्स्टेंटाइन नाम की एक महिला से शादी कर ली। देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हकीकत में एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। करीब 2 महीने बाद एक दिन एंजेला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अनजान लोग उसके घर आकर उसे जबरन छूने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं। और यह सब क्रेग्सलिस्ट नाम की वेबसाइट के जरिए हो रहा था। क्रेग्सलिस्ट पर कोई बार बार रेप फैंटेसी वाले अजीबोगरीब विज्ञापन डाल रहा था। उन विज्ञापनों में एंजेला का नाम, उसका घर का पता, उसकी तस्वीर और यहां तक कि उसके घर आने का टाइम तक लिखा हुआ था। देखते ही देखते अजनबी मर्द एंजेला के घर पहुंचने लगे। कोई दरवाजा खटखटाता, कोई छुपकर उसका पीछा करता, तो कोई उसे जबरदस्ती छूने की कोशिश करता। एंजेला डर और घबराहट में डूबी हुई थी। उसने पुलिस को तुरंत सूचना दी और पुलिस ने शुरुआती जांच में सीधा शक किया मिशेल हेडली पर। आखिर क्यों न करती? क्रेग्सलिस्ट पर डाली गई पोस्ट, भेजे गए ईमेल्स और धमकी भरे मैसेज सब मिशेल के नाम से भेजे जा रहे थे। मिशेल के लिए यह सब एक बुरा सपना बन चुका था। पुलिस ने बिना पूरी जांच के उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे 3 महीने तक जेल में रखा गया। जेल में मिशेल ने अपनी बेगुनाही के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। हर कोई उसे ही गुनहगार समझ रहा था। उसके परिवार वाले, दोस्त, सब हैरान थे। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि मिशेल ऐसा कर सकती है। मीडिया में भी मिशेल की इमेज को बिगाड़ दिया गया। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में उसकी तस्वीर और उस पर लगे इल्जाम सुर्खियां बन गए। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे जितना भी दबा लो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। 3 महीने बाद पुलिस ने जब केस की गहराई से जांच की, तो जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। असल में यह सारी साजिश खुद एंजेला ने ही रची थी। जी हां, वही एंजेला जिसने खुद ही अपने नाम से क्रेग्सलिस्ट पर पोस्ट डाली, खुद को धमकियां भेजी और फिर मिशेल के नाम पर सारे सबूत बनाए। इतना ही नहीं, उसने मिशेल को फंसाने के लिए अपने प्रेग्नेंट होने का भी झूठ बोला, ताकि मिशेल को और गुनहगार साबित किया जा सके। जब डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच की, तो सारी ईमेल्स और मैसेज एक ही आईपी एड्रेस से भेजे गए थे, जो एंजेला के घर का था। इतना ही नहीं, उसके लैपटॉप और मोबाइल से भी सारे सबूत मिल गए। पुलिस ने फौरन एंजेला को गिरफ्तार कर लिया। 2017 में कोर्ट ने एंजेला को 5 साल की सजा सुनाई और कुछ साल बाद मिशेल के एक्स बॉयफ्रेंड इयान डियाज को भी इसी साजिश में शामिल होने और मिशेल को फंसाने के आरोप में दोषी करार दिया गया। यह साजिश इतनी खतरनाक और चालाकी से रची गई थी कि अगर वक्त रहते सच सामने न आता तो मिशेल की जिंदगी बर्बाद हो जाती। मगर मिशेल ने हिम्मत नहीं हारी। आज वो अपनी कहानी सबके सामने लाकर औरतों को ऐसे खतरों के लिए आगाह कर रही है, क्योंकि
चेहरे चाहे जितने भी मासूम दिखें, साजिश करने वाले कभी कभी अपने सबसे करीब के होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये खौफनाक सच्ची कहानी? अगर आप ऐसी ही रियल क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल खूनी राज को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी हकीकत में। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। आज की हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडेरा में, जहां रात को घना अंधेरा छा जाता था और लोग सूर्यास्त के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते थे। गांव में एक अजीब मान्यता थी कि पुराने पीपल के पेड़ के पास रात को एक लड़की की छाया घूमती है। जो भी उसे देखता वह या तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। 19 साल की नेहा भी इसी गांव में रहती थी और शहर से पढ़ाई करके कुछ ही समय पहले गांव में लौटी थी। नेहा शहर मॉडर्न तौर तरीकों में रहकर आई थी। इसी वजह से नेहा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह हंसकर अपनी सहेली सोनिया से कहती, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे दादी नानी की बनाई बातें हैं। लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे और वे नेहा को बार बार चेतावनी देते रहते कि रात को बाहर मत जाना और उस पीपल के पेड़ के पास तो भूलकर भी मत जाना, वरना अनर्थ हो जाएगा। एक रात नेहा खाना खाकर अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी कि अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा हो गया। तभी खिड़की के बाहर किसी के चलने की आहट आई। नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई परछाई दूर पीपल के पेड़ के पास खड़ी है। एक लड़की जैसी आकृति सफेद कपड़ों में, उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। नेहा को लगा कि यह उसका भ्रम है, इसलिए उसने खिड़की बंद की और सोने चली गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज उठी। नेहा, नेहा। नेहा हड़बड़ाकर उठी और बहुत घबरा गई। पूरे कमरे में ठंडी हवा दौड़ रही थी, जबकि बाहर गर्मी थी। उसने फिर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अगले दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये पीपल के पेड़ की सच्चाई क्या है? नेहा की यह बात सुनकर उसकी माँ के चेहरे का सारा रंग फीका पड़ गया। नेहा की माँ ने कहा, बेटा ये मत पूछो, वहां एक आत्मा रहती है, एक लड़की जिसे सालों पहले मार दिया गया था। उसका बदला अधूरा है। नेहा ने हंसते हुए कहा, माँ, ये सिर्फ अंधविश्वास है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चिंता मत करो और ऐसी बातों पर विश्वास करना बंद कर दो। नेहा ने अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज तो कर दिया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका सारा शक दूर हो गया। आधी रात को नेहा को लगा कि कोई उसके कमरे में है। जब उसने नजर घुमाई तो खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे हुए बाल, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखें गहरी काली थीं। लड़की धीरे धीरे बोली, नेहा, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं आ गई। नेहा की सांसें तेज हो गईं। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। लड़की धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नेहा का शरीर सुन्न हो गया और वह बेहोश हो गई। जब सुबह आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके हाथ पर किसी ने नाखून से खरोंच मारी थी। वह डर के मारे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित मोहनलाल के पास गई। पंडित जी ने नेहा की सारी बात को सुना और गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये छाया है। छाया कौन? नेहा बहुत हैरान होकर पूछा। पंडित जी बोले, कई साल पहले गांव के ठाकुर के बेटे ने एक गरीब लड़की छाया के साथ अन्याय किया था। उसने उसे पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी और तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है।
वो उन्हीं लोगों के पास आती है जो उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करते। अब नेहा को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसने छाया की चेतावनी को अनदेखा किया था। पंडित जी की सारी बातें सुनकर नेहा अपने घर वापस चली गई। उस रात नेहा ने जैसे ही अपने कमरे की लाइट बंद की, कमरे में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। फिर वही आवाज आई, नेहा, अब कोई नहीं बचा सकता। नेहा घबराकर भागी, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो गया। उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। छाया उसके ठीक पीछे थी। छाया ने अपना चेहरा उठाया और वह विकृत था। सड़ी गली त्वचा, गहरी काली आंखें और फटे होंठ। नेहा ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। छाया ने चीखते हुए कहा, तूने मेरी कहानी को झूठ कहा था। अब तुझे मेरी पीड़ा महसूस करनी होगी। नेहा दर्द से चिल्लाई। अचानक उसने पंडित जी का दिया हुआ ताबीज याद किया। उसने झट से ताबीज निकाला और छाया की ओर उछाल दिया। जैसे ही ताबीज छाया पर गिरा, वह जोर से चीख पड़ी और काले धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुबह नेहा ने सबको पूरी घटना बताई। गांव के लोग पीपल के पेड़ पर पूजा करने लगे और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया गया। लेकिन नेहा को आज भी कभी-कभी आधी रात को वही आवाज सुनाई देती है। नेहा, मैं अब भी यही हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। आज की हमारी कहानी कुछ अलग है। ये हमारे एक करीबी दोस्त की कहानी है। प्राइवेसी कारणों के कारण हमने कहानी के पात्रों के नाम बदल दिए हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र राजीव है। ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आप को एक जगह में महफूज कर लें, क्योंकि सुनने में आया है कि जब ऐसी चीज़ों का जिक्र होता है तो वो आपके करीब आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजीव की जुबानी। आज मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। इसमें मेरी भी कुछ हद तक गलती थी और इसी कारण से ये चीज मेरे आगे आई। मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत करना। ये बात मेरे कॉलेज टाइम की है। मैं तब फर्स्ट ईयर में होता था और मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी। वो लड़की पूरी क्लास के बॉयज की क्रश हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को भी भाव नहीं देती थी। मेरी छोटी बहन भी उसी कॉलेज में मेरी जूनियर थी। मेरी खुशकिस्मती तो देखो, वो लड़की मेरी बहन की दोस्त बन गई थी। उसके माध्यम से मेरी भी उस लड़की से बात होनी शुरू हुई और हमारा टाइम स्पेंड होने लगा। एक दिन मौका देखकर मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया। हालांकि उसने अभी मुझे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेरी तरफ ही होता था। वो जब भी मुझे देखती एक प्यारी सी मुस्कान जरूर देती और हमारी मोहब्बत शुरू होने लगी। हमने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी होते ही उसने मुझसे शादी के लिए कहा। मैं अब उसे घुमाने लगा कि मैं अपने घर तुम्हारे बारे में बात करूंगा, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि फिलहाल मेरा मन नहीं था शादी करने के लिए। देखते देखते वो लड़की मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी और काफी पॉजिटिव होने लगी थी। हर समय कॉल करते रहना, मैसेज करना और मेरी डेली रूटीन के बारे में पूछना।
पहले मुझे ये सब अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं इरिटेट होने लग गया था। वो रोज रात को मुझे फोन करती और पूरे दिन के बारे में मुझसे पूछती और मुझे बताना पड़ता था। पहले मैं सब खुशी खुशी करता था, लेकिन अब नौकरी करने के कारण मैं बिजी रहने लगा था। अब पहले की तरह मैं उसे समय नहीं दे पाता था। वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने लगी और हमारे बीच अब बस बहस होने लगी। अब जब भी उसकी कॉल आती तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी दुश्मन है और मुझे अब इस रिश्ते में घुटन महसूस होने लगी। वो हर वक्त बहस ही करती रहती थी। मैंने गुस्से में आकर उसे फोन और व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दिया था। जब मैं सुबह उठता, उसके अलग अलग नंबर से मैसेज आए हुए होते थे। इस लड़की का ये जुनून मुझे कहां तक ले गया, ये आपको आगे की कहानी में पता लगेगा। कुछ दिनों में उसके मैसेज आने कम हो गए थे और मैं अपनी जॉब में बिजी हो गया था। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे बिल्कुल वैसी लड़की लगी जैसी मैं अपने लिए चाहता था। हमारी दोस्ती हुई और हम एक दूसरे से अटैच हो गए। मैंने बड़ी इज्जत से उसके घर रिश्ता भेजा और हमारी शादी हो गई। मैंने अपने शहर में एक बड़ा घर बनाया और शादी के बाद वहां पर शिफ्ट हो गया। लेकिन अब भी उस लड़की ने मेरा पूरा तरह से पीछा नहीं छोड़ा था। वो अब भी मुझे अलग अलग आईडी से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी। वो मैसेज में कभी मुझसे प्यार की भीख मांगती, कभी मुझ पर गुस्सा होती, कभी मुझे बद्दुआ देती और कभी अटेंशन मांगती। मुझे इन चीजों से घबराहट होने लगी। उसने पता नहीं मेरे बारे में किन किन लोगों से पता करने की कोशिश की और कहीं से उसे मेरी शादी का पता भी लग गया था कि मैं अब शादीशुदा हूं। एक दिन तो हद ही हो गई। वो मेरे ऑफिस आ गई और मेरे बॉस और मेरे फ्रेंड्स के सामने उसने जमकर तमाशा किया। वो ऐसा बिहेव करने लग गई जैसे वो पागल हो चुकी हो। मुझे उसकी ये हालत पे तरस भी आता और गुस्सा भी। धीरे धीरे उसके मैसेज आने पहले से कम हो गए और एक दिन उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। वो मैसेज उसका आखिरी मैसेज था, लेकिन उस मैसेज ने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं इतना ज्यादा बेचैन हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। वो मैसेज कुछ इस तरह था, अब तुम देखो क्या होगा। मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया और सोचा कि ये इतना भी कुछ सीरियस नहीं होगा। मैं अपनी लाइफ में बिजी हो गया। मेरी शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। मेरी पत्नी मेरा बड़ा ध्यान रखती। वो रोज उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाती है और मुझे ऑफिस भेजकर घर के काम करती और शाम को मेरे आने से पहले मेरा मनपसंद खाना भी बनाती। खाना खाकर हम घर के लॉन में थोड़ी सी सैर करते और फिर सो जाते। 15 दिन बाद मेरी पत्नी कुछ अलग और अजीब बिहेव करने लगी। वो अब ज्यादा टाइम फोन पर होती। ऐसा लगता था जैसे वो किसी से चैट कर रही थी। उसकी कुछ सहेली थी, मुझे लगा कि शायद उनसे बात करती होगी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब वो हर समय फोन में बिजी रहती थी। अगर किचन में कुछ बन रहा है तब भी फोन का यूज करती। कोई भी काम करती, फोन उसके हाथ में ही रहता। मैंने उसे पूछा कि तुम किससे बात करती हो, तो उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है, मैं उससे चैट करती हूं। अब वो ज्यादा रिजर्व रहने लगी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी। उसका बिहेवियर अजीब होने लगा। एक दिन सर्दियों की रात थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फोन पर बात कर रहा है, लेकिन कोई आगे से कुछ बोल नहीं रहा। वो सिर्फ सुन रहा है, जैसे किसी का वॉइस नोट गाया हो। मैं नींद से उठा और मैंने देखा तो मेरी वाइफ ने अपने कान के पास फोन रखा हुआ था और चुपचाप उसकी आवाज सुन रही थी। मैंने देखा कि मेरी वाइफ दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है और फोन पर कुछ सुन रही है।
मैं ये सब देखकर थोड़ा घबरा गया। मैंने उसे आवाज मारी, लेकिन उसने मेरी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। वो वॉइस नोट सुन रही थी। मैंने उसे हिलाया तो थोड़ी देर बाद वो हिली, जैसे अब वो होश में आ गई। मैंने उसे कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? उसने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उल्टा उसने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और वो बिस्तर पर आकर लेट गई। मैंने उससे कहा कि तुम यहां आराम से बैठकर भी बात कर सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये तो मेरी तरफ की कहानी थी। अब मैं आपको अपनी वाइफ की तरफ की कहानी बताता हूं। इंस्टाग्राम पे मेरी एक लड़की से दोस्ती हुई। कुछ दिन बातचीत हुई और एक दिन मेरा जन्मदिन आया और उसने मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वो धीरे धीरे मेरी अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन उसने मुझे मेरी सिर्फ बर्थडे देखकर मेरे बारे में कुछ बताना शुरू किया। उसने मुझे ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मुझे ही पता थी। मैं बहुत खुश हुई और अब वो मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। उसने मुझे बताया कि वो गरीब परिवार से है और उसने कभी भी ऐसे कपड़े और गहने नहीं पहने जैसे मैं पहनती थी। मेरी और उसकी दोस्ती काफी गहरी हो गई। हमारी फोन पे बहुत बात होने लगी। एक दिन उसने मुझे कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूं? मैंने कहा, बिल्कुल आ सकती हो। उसने मुझे कहा कि जिस दिन तुम्हारे हस्बैंड जॉब पर होंगे मैं उस दिन आऊंगी। मुझे लगा शायद उसे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। मैंने कहा, हाँ ठीक है, तब आ जाना। एक दिन मैंने उसके घर से उसको पिक किया। मुझे उसका बिहेवियर कुछ अजीब लगा। खैर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। घर आने के बाद मैंने उसे लिविंग रूम में बिठाया। वो बातें करते करते पूरे घर को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। मैं रसोई में गई। वो पूरे घर में घूमने लगी, एक बेडरूम से दूसरे बेडरूम में। अब मुझे काफी अजीब लग रहा था। पूरा घर देखकर वो मेरे पास किचन में आई और कहने लगी कि वाह, बड़ा खूबसूरत घर है तुम्हारा। मैं एक बार फिर देख कर आती हूं। अपने आप को काफी रोकने के बाद मैंने उससे पूछ ही लिया कि वो ऐसे क्यों घूम रही है। उसने कोई खास जवाब नहीं दिया, बल्कि बात को घुमा दिया। मैं अपने किचन के काम में बिजी हो गई। वो किचन से निकल के घर के लॉन में चली गई। वो हमारे लॉन में लगे पेड़ के पास गई। उसने पेड़ के 10 कदम दूर एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें एक लाल रंग के कपड़े में कुछ लपेटी हुई गोल आकार की चीज दबा दी। मैं ये सब किचन की खिड़की से देख रही थी। तुम मानोगे नहीं, ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। मैं इतना ज्यादा घबरा गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। चीज को दबाने के बाद वो लिविंग रूम में आकर बैठ गई। उसका व्यवहार अब पहले से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर कुछ अलग सी रौनक दिख रही थी। वो अब बहुत खुश नजर आ रही थी। इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी जैसे उसका कोई अधूरा काम पूरा हो। मैंने फटाफट चाय टेबल पर रखी और सोचा शायद ये चाय पीकर चल जाएगी। उसने चाय पीते मुझे कहा कि क्या मैं तुम्हारा कोई ज्वेलरी सेट उधार ले सकती हूं? मेरे दिमाग में उसे मना करने का ख्याल ही नहीं आया। मैं अपने बेडरूम में सेट लेने गई। जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे पीछे खड़ी हुई है और मेरे कान में कुछ पढ़ रही है। वो जैसे जैसे पढ़ रही थी मैं वैसे वैसे हिप्नोटाइज हो रही थी। लेकिन भगवान में विश्वास रखने के कारण शायद मुझ पर इस चीज का असर नहीं हुआ। अब मेरे हस्बैंड की तरफ की कहानी। वो पूरी रात किसी से बात करती और मेरे साथ रिजर्व रहती, मानो जैसे उसके मन में मेरे लिए कोई बात है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती। एक रात मुझे अचानक बहुत सारे कौए की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा, लेकिन यह सब हकीकत में हो रहा था। ये कौओं की आवाज मुझे नींद से जगा देती है।
इनमें सोना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे ही मैं नींद से उठा, मैंने अपने बिस्तर पर देखा। मेरी वाइफ बिस्तर पर नहीं थी। अचानक मेरी नजर घर के सामने वाले लॉन में पड़ी। मेरी वाइफ उसी पेड़ के 10 कदम की दूरी पर खुदाई कर रही थी और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौए मंडरा रहे थे। इतना खौफनाक नजारा था कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने अपनी वाइफ को उसके नाम से कई बार पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे जबरदस्ती वहां से उठाया और कमरे में ले आया। वो बिल्कुल बेहोश थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी ताकत हमारे घर के इर्द गिर्द घूम रही हो। मेरी वाइफ इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके सारे बाल उसके चेहरे पर थे। वो अजीब अजीब सी आवाज निकाल रही थी और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे पता क्या कहा। अब तुम देखो क्या होगा। इस लड़की के लिए तूने मुझे छोड़ा था ना, अब देख इसके साथ क्या करती हूं। जब मैंने यह सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की मेरी वाइफ के अंदर है और मेरे से बात कर रही है। कुछ देर बाद उसे होश आने लगा और उसने मुझे कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मुझे सोना है। पूरी रात में उसे सोते हुए देख रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी वाइफ की यह हालत क्यों है। सुबह हुई। मेरी वाइफ और मैं सो रहे थे। कुछ देर बाद नींद में मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर कोई पानी फेंक रहा है। जब मैंने आंख खोली तो मेरी वाइफ पूरे कमरे में पानी फेंक रही थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी वाइफ के हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल थी। मैं घबरा गया और मैंने उससे फटाफट बोतल छीन ली। मैं अपनी वाइफ को लेकर घर के बाहर आया और उसे कार में बिठाकर पंडित जी के पास चला आया। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और बताया कि मेरी वाइफ के ऊपर कोई साया है। वो साया जो हमारे करीब रहकर इस पर बार बार वार कर रहा है। वो सबको तबाह करना चाहता है। मैंने सारा सच पंडित जी को बता दिया। वो कहने लगे कि इस लड़की ने तुम्हारी बीवी पर काला जादू किया है। वो इसे मारना चाहती है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि ये लड़की कभी घर पर आई थी, तो उसने बताया कि एक दिन ये घर पर आई थी और वो लड़की हमारे लॉन में कुछ छिपा भी रही थी। इतना सुनते ही मैं और पंडित जी हमारे घर के लिए रवाना हो गए। जब घर पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे खुदाई करने पर हमें एक लाल रंग की पोटली मिली। पंडित जी ने बताया कि यह काले जादू की निशानी है। उसने इस घर को बहुत बुरी तरह से अपने वश में किया है। हमें इसके असर को कम करना होगा। पंडित जी ने सारी पूजा की सामग्री निकाली और पूरे घर में धूप लगा दी। पंडित जी जोर जोर से मंत्र पूजा कर रहे थे। तभी मेरी वाइफ जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, ये सब बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। पंडित जी ने बताया कि ये काला साया अब परेशान हो रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे सारा कुछ कंट्रोल में आ गया और काला साया अब खत्म हो चुका था। अब वो लड़की जहां भी है, भगवान उसे खुश रखे, लेकिन उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। टेडी डे, एक डरावनी कहानी। आज की हमारी कहानी दिल्ली में रह रहे रवि और सिम्मी के बारे में है। रवि कुछ ही महीनों पहले अपने गांव से दिल्ली एक अच्छी नौकरी की तलाश में आया था और किस्मत अच्छी होने की वजह से उसे एक बहुत नामी कॉरपोरेट कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। इत्तेफाक से रवि सिम्मी से मिलता है, जो उसी कंपनी में कुछ सालों से काम कर रही थी।
दोनों एक दूसरे से मिलते ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और देखते देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रवि अपनी गर्लफ्रेंड सिम्मी से बहुत प्यार करता था। टेडी डे के मौके पर उसने सिम्मी के लिए एक खास टेडी बियर खरीदने का फैसला किया। वह शहर के सबसे पुराने और सुनसान गिफ्ट शॉप में गया, जहां तरह तरह के टेडी बेचे जा रहे थे। एक अजीब सा धूल में सना हुआ टेडी बियर उसे सबसे अलग लगा। उसकी काली आंखें गहरी थीं, मानो किसी की आत्मा उसमें कैद हो। दुकान का बूढ़ा मालिक जब रवि को टेडी बेचने लगा तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह टेडी मत लो, यह अपशगुनी है, इसके साथ बुरा होता है। उसे ये बातें बेकार की अंधविश्वास लगी। उसने टेडी खरीद लिया और खूबसूरत तोहफे की तरह पैक करवा लिया। रवि जब सिम्मी के घर पहुंचा तो उसने खुशी खुशी टेडी उसे दे दिया। सिम्मी बहुत खुश हुई और टेडी को अपने कमरे में रख लिया। मगर उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गईं और उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। सिम्मी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। कुछ देर बाद रात के अंधेरे में सिम्मी को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। हल्की हल्की हंसी की आवाजें आने लगी। वह डर कर उठी और इधर उधर देखा, पर कुछ नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन जब उसने टेडी बियर की तरफ देखा तो उसकी काली आंखें चमक रही थीं। सिम्मी ने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा होगा और वह फिर सो गई। अगली रात कुछ और डरावनी घटना घटी। सिम्मी के घर का बल्ब अचानक जलने और बुझने लगा। टेडी बियर अब उसके बिस्तर से हटकर दरवाजे के पास पड़ा था, जबकि उसने उस टेडी को अपने बेड के पास रखा था। अब सिम्मी को समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने रवि को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। रवि पहले हंस पड़ा, लेकिन जब उसने भी कमरे में अजीब सी सरसराहट सुनी तो वह भी डर गया। रवि ने टेडी उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, मगर अगले ही पल दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाजें आने लगी, मानो कोई अंदर आना चाहता हो। सिम्मी और रवि सहम गए। अगली सुबह रवि ने उस गिफ्ट शॉप के मालिक से मिलने का फैसला किया। वह सीधे दुकान पर पहुंचा और उस बूढ़े आदमी से टेडी के बारे में पूछने लगा। बूढ़ा आदमी गंभीर हो गया और उसने बताया, यह टेडी एक लड़की की आत्मा से जुड़ा है, जिसे कई साल पहले उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा इस टेडी में कैद हो गई थी। यह जिस भी जोड़े के पास जाता है उन्हें बुरी तरह सताकर मार डालता है। रवि को बहुत पछतावा हुआ कि उसने उस दुकानदार की बात क्यों नहीं मानी। उसे मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि वह दुकानदार के मना करने के बाद भी यह टेडी क्यों लेकर गया। रवि भागा भागा सिम्मी के घर पहुंचा, लेकिन वहां का नजारा बहुत ही भयानक था। दीवारों पर खून के हाथों के निशान थे और सिम्मी गायब थी। अचानक दरवाजे के पीछे से सिम्मी की हंसी सुनाई दी। जब रवि मुड़ा तो उसने देखा सिम्मी के हाथ में वही टेडी बियर था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे टेडी बियर रवि को अपने पास बुला रहा हो। रवि चीखने ही वाला था कि सिम्मी ने उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया और कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अगली सुबह सिम्मी का कमरा खाली था। वह कोई नहीं था, सिर्फ एक टेडी बियर रखा था जिसकी आंखें अब भी चमक रही थी। क्या आप भी अपने पार्टनर को टेडी गिफ्ट करने वाले हैं? पहले सोच लें, कहीं वह भी भूतिया ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद। कहते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक वो होते हैं
जो मासूमियत की आड़ में अपने असली चेहरे छुपाते हैं। और आज की सच्ची कहानी इसी खौफनाक सच की गवाही देती है। स्वागत है आपका खूनी राज में। आप देख रहे हैं द फेसबुक किलर, सोशल मीडिया की दोस्ती जो मौत बन गई। यह कहानी है एशली हॉल नाम की 17 साल की लड़की की और एक दरिंदे की जो फेसबुक की दोस्ती के नाम पर मौत का सौदागर बन गया। साल था 2010। एशली ब्रिटेन के डार्लिंगटन शहर में अपनी माँ और बहन के साथ रहती थी। बेहद खुशमिजाज, हंसती खेलती और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव। उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई एक 19 साल के लड़के से। नाम था पीटर कार्टराइट। तस्वीर में एक हैंडसम सिंपल लड़का। मैसेज आया, हे वाना बी फ्रेंड्स। एशली ने सोचा चलो दोस्ती कर लेते हैं। बातों बातों में दोनों की चैटिंग शुरू हो गई। पीटर बेहद मीठी बातें करता। एशली को उसकी बातें अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे दोनों देर रात तक बातें करने लगे। पीटर अपनी जिंदगी की झूठी कहानियां सुनाता, कभी अपने अकेलेपन की बातें करता और एशली अपनी स्कूल लाइफ अपनी मां से छुपाकर उस अनजान लड़के से सब कुछ शेयर करने लगी। करीब 2 हफ्ते बाद पीटर ने एशली को मिलने के लिए कहा। एशली थोड़ी घबराई, मगर पीटर ने कहा, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, तुमसे मिलने के लिए बेचैन हूं। एशली ने अपनी मां से झूठ बोला कि वो रात अपनी दोस्त के घर रुकने जा रही है और रात के 8 बजे वो घर से निकल गई। एशली जैसे ही उस सुनसान गली में पहुंची, वहां एक डार्क ब्लू वैन खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर वही पीटर, या कम से कम एशली को यही लगा। वो वैन के पास पहुंची और दरवाजा खुलते ही मौत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल वो 19 साल का पीटर कार्टराइट कोई नहीं था, वो था पीटर चैपमैन, 33 साल का पेशेवर क्रिमिनल जो पहले भी लड़कियों को फंसाकर उनके साथ खौफनाक वारदातें कर चुका था। एशली को जब तक कुछ समझ आता बहुत देर हो चुकी थी। पीटर ने एशली को वैन में खींचा और सुनसान रास्ते पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अगली सुबह पुलिस को डार्लिंगटन के पास एक गली में एशली की लाश मिली। माँ बाप का बुरा हाल था। जब पुलिस ने एशली का मोबाइल और फेसबुक चैटिंग खंगाली तो सारी बातें खुलने लगी। जिस पीटर कार्टराइट से वो बात कर रही थी, उस अकाउंट के पीछे कोई और था। पुलिस ने फेसबुक से आईपी एड्रेस ट्रेस किया और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सामने आया पीटर चैपमैन का नाम, जो पहले भी लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें अपना शिकार बना चुका था। पीटर चैपमैन एक ऐसा साइको किलर था जो सोशल मीडिया पर नकली प्रोफाइल बनाकर लड़कियों को फंसाता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। एशली उसका अगला शिकार बनी। अंत में पुलिस ने पीटर चैपमैन को गिरफ्तार कर लिया। उसके वैन से एशली के कपड़े, मोबाइल और उसकी हत्या से जुड़े कई सबूत बरामद हुए। कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। एशली की मौत ने ब्रिटेन ही नहीं, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 2 हफ्ते की नकली दोस्ती और एक मासूम लड़की की जिंदगी खत्म। इस वारदात ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि स्क्रीन के उस पार कौन है आप कभी नहीं जान सकते, क्योंकि हर मुस्कुराती डीपी के पीछे कभी कभी छुपा होता है एक खौफनाक चेहरा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी? अगर आप ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो खूनी राज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डरावनी हकीकत में। तब तक सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। दोस्तों, अक्सर हथियारों का जिक्र होता है, खूनी आंखों वाले, गुस्से से भरे हुए मर्द। लेकिन सोचिए, अगर हत्यारा हो एक औरत जिसके चेहरे पर मासूम मुस्कान हो, व्यवहार में कोमलता और हाथों में साइनाइड का जहर। स्वागत है आपका
खूनी राज में आप देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ साइनाइड किलर जॉली जोसेफ। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की कहानी जिसमें मौत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था और कातिल के हाथ में चाकू नहीं, एक कॉफी मग था। केरल के कोझिकोड में एक परिवार था, पोन्नमट्टम परिवार। बिल्कुल आम, मंदिर जाने वाली माँ, अखबार पढ़ते हुए ससुर, रिश्तेदारों से मिलनसार घर, और उस घर की बहू जॉली जोसेफ। जॉली चर्च जाने वाली, मधुर भाषी, मिलनसार और कुछ ज्यादा ही परफेक्ट बहू, सभी की प्रिय, इतनी मीठी कि डायबिटीज हो जाए। लेकिन वर्ष 2002 में पहला झटका लगा। जॉली के ससुर टॉम थॉमस अचानक गिर पड़े और उनका निधन हो गया। लोगों ने कहा हार्ट अटैक। बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौत इतनी स्वाभाविक प्रतीत हुई कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि यह हादसा नहीं, एक प्रयोग था। 2008 में जॉली की सास अन्नम्मा थॉमस भी एक दिन बेहोश पाई गई। डॉक्टर ने फिर वही कहा, कार्डियक अरेस्ट। परिवार ने भी मान लिया, शायद यह हेरिडिटरी पिटोबलम है। लेकिन असली हेरिडिटरी चीज तो थी साइनाइड का स्वाद, जो जॉली के हाथों से चुपचाप हर चाय, जूस और सूप में घुल रहा था। 2011 में मौत ने बाथरूम में दस्तक दी। जॉली का पति रॉय थॉमस बाथरूम में मृत मिला। इस बार पोस्टमार्टम हुआ और पेट में साइनाइड पाया गया। जॉली ने कहा रॉय डिप्रेशन में था, शायद उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने भी कहा यह वैलिड लग रहा है और केस बंद हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2014 में जॉली के देवर शाजू की पत्नी सिली की भी अचानक मृत्यु हो गई। हर बार मौत अचानक। लेकिन सच्चाई यही थी, हर मौत के पीछे जॉली थी और हर बार जहर भी वही था। अब एक पैटर्न बनने लगा। हर मृत्यु के बाद संपत्ति, बीमा और सोना सभी जॉली के नाम हो जाते थे और बोनस में शाजू से दोस्ती भी बढ़ रही थी। जॉली ने अपने ही परिवार के एक एक सदस्य को दफना दिया, जैसे किसी शादी में मेहमान बारी बारी से बूफे की तरफ बढ़ते हैं। फिर कहानी में प्रवेश होता है रोजो मैथ्यू का। वह अमेरिका में रहता था, लेकिन व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप पर एक्टिव था। उसे इन सभी मौतों में एक पैटर्न दिखाई दिया और वहीं से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन 2.0। रोजो ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और सबसे महत्वपूर्ण साइनाइड की सप्लाई को ट्रैक करना शुरू किया। जांच में सामने आया जॉली साइनाइड एक ज्वेलर से लेती थी और कहती थी दीमक नियंत्रण के लिए चाहिए, जबकि उसके घर में दीमक नहीं, झूठ पल रहे थे। जब पुलिस ने जॉली को गिरफ्तार किया तो वह एक मासूम एक्सेल शीट की तरह साफ सुथरी दिखाई दी। लेकिन 16 घंटे की पूछताछ के बाद वह टूट गई। उसने स्वीकार किया, हां ये सब मैंने ही किया, हर मौत मेरी योजना का हिस्सा थी। पुलिस ने पूछा मकसद क्या था? जवाब मिला संपत्ति, सोना और शाजू से विवाह। एक ऐसी औरत जिसने 14 वर्षों तक अपने ही परिवार को तरल साइनाइड में डुबो कर धीरे धीरे मौत की नींद सुला दिया। इस खबर ने मीडिया में तूफान ला दिया और लोगों ने उसे नाम दिया द साइनाइड किलर। दोस्तों, कभी कभी जो चेहरा सबसे भोला दिखता है वही होता है जहां मौत मुस्कुराती है। अगर आपको लगता है कि कुछ राज केवल कब्र के साथ ही दफन होते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार बताएं और खूनी राज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और रहिए सतर्क, क्योंकि अगला रहस्य कभी भी दस्तक दे सकता है।